नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं निखिल सिंह और अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर हैं सभी की निगाहें, क्या चल रहा है अर्थ जगत में और खेल की दुनिया में, और कुछ झलकियां फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। मिजोरम में एक चरण और छत्तीसगढ़ में पहले चरण के विधानसभा चुनाव के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारी निर्यात पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का किया उद्घाटन। कहा, कृषि निर्यात बढ़ाने के साथ किसानों की समृद्धि सरकार का लक्ष्य। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में G20 वृक्षारोपण समारोह को किया संबोधित। कहा, G20 सम्मेलन ने वैश्विक मंच पर दिलाई भारत को खास पहचान। पूरी दुनिया से जोड़ने का बेहतर मौका साबित हुआ G20 सम्मेलन। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पश्चिमी देशों के नेताओं से बात कर हमास से जारी संघर्ष के बारे में दी जानकारी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ के आज इजराइल पहुंचने की संभावना। एशियन पैरा गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार आगाज। मेंस हाई जंप T63 में शैलेश कुमार ने स्वर्ण और मरियप्पन थंगावेलू ने जीता रजत। क्लब थ्रो F51 में तीनों पदक जीतकर क्लीन स्वीप। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज पाकिस्तान का सामना अफगानिस्तान से। प्रतियोगिता में संघर्ष कर रही दोनों टीमों को सेमीफाइनल की उम्मीद बरकरार रखने के लिए हर हाल में जीत जरूरी। और शारदीय नवरात्रि की महानवमी के मौके पर देश भर के मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। तो सबसे पहले बात बड़ी खबरों की। बड़ी खबरों पर डालते हैं एक नजर। बात करेंगे 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की। छत्तीसगढ़ में जहां प्रमुख राजनीतिक दलों ने लगभग सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में यह प्रक्रिया जारी है। हालांकि कई जगहों पर पार्टियों को टिकट बंटवारे से उपजे असंतोष का भी सामना करना पड़ रहा है। इस बीच विपक्ष के इंडी गठबंधन में दरार साफ दिखने लगी है। इसके घटक दल एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में ताल ठोंकते नजर आ रहे हैं। मिजोरम में एक ही चरण में और छत्तीसगढ़ में पहले चरण के विधानसभा चुनाव के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन है। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। और इस बीच सभी चुनावी राज्यों में प्रचार रफ्तार पकड़ रहा है और पार्टियों के स्टार प्रचारक मतदाताओं को लुभाने के लिए जोर लगा रहे हैं। तो चुनाव के रंग देखे जा सकते हैं इन 5 राज्यों में। और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के कई शीर्ष नेता आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रवास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर के प्रवास पर रहेंगे। शिवराज सिंह चौहान सीहोर जिले के इछावर विधानसभा के ग्राम दिवड़िया में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भिंड में रहेंगे। वो भिंड जिले के अटेर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय अशोकनगर और रतलाम जिले में प्रवास पर रहेंगे। कैलाश विजयवर्गीय दोपहर अशोकनगर के मुंगावली और रतलाम जिले के आलोट विधानसभा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना विधानसभा चुनावों के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने भी कमर कस ली है और इस कड़ी में 80 वर्ष से
अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए उचित परिवहन व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए हैं। इन 5 राज्यों में कुल मतदाताओं में से तकरीबन 1.5% मतदाता 80 वर्ष से अधिक आयु के हैं। दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 1% से अधिक है। आयोग ने कहा है कि ऐसे वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों की मदद के लिए जिला चुनाव अधिकारी स्वयं सेवक नियुक्त करेंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों पर प्रवेश के लिए वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार दिव्यांग मतदाता सक्षम ऐप पर व्हील चेयर की सुविधा के लिए अनुरोध कर सकते हैं। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर मौजूद है। निर्देशों के मुताबिक दृष्टिबाधित व्यक्ति मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर सहयोगी ले जा सकते हैं। और तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे कई दिग्गज स्टार प्रचारक अभियान के लिए चुनावी राज्य का दौरा कर रहे हैं। जेपी नड्डा 27 अक्टूबर को तेलंगाना का दौरा करेंगे, जबकि योगी आदित्यनाथ 28 और 29 अक्टूबर को राज्य के चुनावी दौरे पर रहेंगे। इसके अलावा कई अन्य नेता भी प्रचार के लिए यहां आएंगे। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने रविवार को 52 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। और मिजोरम के एक चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन वापस लेने का आज अंतिम दिन है। नामांकन पत्रों की जांच पूरी हो चुकी है। मिजोरम की सभी 40 और छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटों में से 20 पर 7 नवंबर को मतदान होगा। मध्य प्रदेश में एक चरण में होने वाले चुनाव और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन 30 अक्टूबर तक भरे जा सकेंगे। मध्य प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों और छत्तीसगढ़ के 70 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ के लिहाज से और मिजोरम के लिहाज से आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि मिजोरम की 40 और छत्तीसगढ़ की 20 विधानसभा सीटों के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन है। 7 नवंबर को यहां पहले चरण का जो मतदान है छत्तीसगढ़ में, और एक ही चरण में मिजोरम में मत डाले जाएंगे। तो मिजोरम के लिए सभी 40 सीटों पर, और जो जिसको कहते हैं कि LWE प्रभावित जो एरिया है 20 सीटों का, खासतौर पर बस्तर का जो इलाका है वहां पर छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तो यह बेहद महत्वपूर्ण है इस राज्य के लिए, क्योंकि खासतौर पर अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के लिए कहा जाता है कि जिसने बस्तर के इलाके में लीड ले ली वही अंत में जाकर राज्य में सरकार बनाता है। और ये जो ट्रेंड है ये 2003 में और 2008 में, 2013 में, 2018 में साफ तौर पर देखा गया था, और उम्मीद है कि इस बार भी ये जो ट्रेंड है वो जारी रहने वाला है। तो इसलिए दोनों प्रमुख राजनीतिक दल हैं छत्तीसगढ़ की अगर खास तौर पर बात करें तो छत्तीसगढ़ में दोनों प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और बीजेपी इस वक्त उसने सारा जोर बस्तर की इन 20 सीटों पर लगा दिया है। बस्तर की अगर बात करें तो आदिवासी बहुल इलाका है, उनकी अपनी समस्याएं हैं, तमाम मुद्दे हैं, और खासतौर पर जो नक्सल प्रभावित इलाका है वहां उसकी जो समस्याएं हैं वो भी दूसरे किस्म की है, और दूसरी समस्याएं हैं, लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, जो जनाकांक्षाएं हैं, उनको पूरा करने के वादे दोनों प्रमुख राजनीतिक दल कर रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस। सबसे खास बात है कि इस पूरे इलाके में लगातार चुनाव प्रचार अभियान चला है, और आज चूंकि यहां नामांकन में नाम वापसी का आखिरी दिन है, तो ऐसे में आज के बाद जो चुनाव प्रचार है वो और गति पकड़ेगा। और चूंकि 7 तारीख को वोटिंग है, 5 तारीख तक चुनाव प्रचार चल सकेगा। तो ऐसे में फिर कुछ ही दिन रह जाते हैं, तकरीबन 10 से 12 दिनों का समय शेष रहेगा। तो सभी जो राजनीतिक दल है और जो सभी प्रत्याशी हैं, अब तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है कि कौन किसके खिलाफ कहां से चुनाव लड़ रहा है इन 20 सीटों पर, और ऐसे में जो चुनाव प्रचार है वो भी और ज्यादा लक्षित हो जाएगा। तो क्या कुछ चल रहा है, कैसे हैं चुनाव के रंग इन 20 सीटों पर, इस पर बातचीत करने के लिए नीरज सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। नीरज सिंह, छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर नामांकन वापसी का आज अंतिम दिन है, किस तरह से चल रहा है चुनाव प्रचार, और
ये समझा जाए कि अब ये जो घमासान है प्रचार का वो आज के बाद और गति पकड़ेगा, क्योंकि तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। देखिए, बिल्कुल आज के बाद गति पकड़ेगा। और आप देखें कि जिस तरह से बस्तर का जो दशहरा है वो काफ़ी फेमस है निखिल, और ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टियों के जो लोग हैं वो अभी इंतजार कर रहे हैं बस्तर के दशहरा का। जब बस्तर का दशहरा खत्म हो जाएगा उसके बाद बस्तर की जो 12 सीटें हैं उन पर जो घमासान है पॉलिटिकल पार्टियों का वो शुरू हो जाएगा। आप अगर देखें कि छत्तीसगढ़ की राजनीति को अगर आप देखें निखिल, तो बस्तर से इसका जो रास्ता है वो जाता है। पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर ज़्यादातर सीटों पर अपनी जो जीत है वो दर्ज की थी। 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने बस्तर, और जो दुर्ग संभाग की जो 20 सीटें हैं उनमें से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल मिली थी। लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी ने उपचुनाव में 1 सीट को और हासिल कर लिया। तो इस लिहाज से देखें तो ये पूरा का पूरा इलाका कांग्रेस का गढ़ रहा है। और इससे पहले 2018 के से पहले जो इलेक्शन हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी ने इस गढ़ को तोड़ा था और ज्यादातर सीटों पर जो अपना परचम है वो फहराया था। अब बस्तर के दशहरा के बाद जो पॉलिटिकल पार्टियां पूरी जोर आजमाइश करेंगी इस इलाके में ज्यादा से ज्यादा जो सीटें उसको हासिल करने के लिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के सामने एक चुनौती जरूर आ रही है। जो बागी हैं वो कांग्रेस पार्टी के सामने चुनौतियां पेश कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 90 में से 22 जो सिटिंग एमएलए हैं उनकी सीटों को काट दिया है, और उनमें से ज्यादातर सिटिंग एमएलए चुनावी मैदान में है। आज देखना होगा कि जब अपना जो नाम वापसी है वो उसमें से कितने जो लोग हैं उम्मीदवार हैं वो वापस नाम लेते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का भी ये मानना है कि जो बागी हैं उनके लिए चुनौती पेश कर रहे हैं। निश्चित तौर पर बगावत जो है वो एक बड़ी चुनौती है दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए, और कांग्रेस के लिए कुछ ज्यादा है, क्योंकि बड़ी संख्या में, जैसा कि आपने बताया कि 22 प्रत्याशियों के जो 22 सिटिंग एमएलएज रहे हैं उनके टिकट काटे हैं। किस तरह से ये पूरा मामला आप देख रहे हैं, खासतौर पर तब जबकि वहां पर बघेल वर्सेस टीएस सिंह देव का भी की जो आपसी टसल है वो भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। कितना एज जो बीजेपी है उसको मिल सकता है, और जो बागी है वो कितना खेल खराब कर सकते हैं इस पूरे कवायद में। देखिए, बिल्कुल खेल खराब कर सकते हैं। और आप अगर देखें कि बीच बीच में टीएस सिंह देव हैं उनकी जो नाराजगी है वो भी निकलकर सामने आती है। और जिस तरीके से अंबिकापुर से वो चुनाव लड़ रहे हैं, और लेकिन उन्हीं के सामने कई सारे जो बागी हैं उनको चुनौती पेश कर रहे हैं। यहाँ तक कि एक जो सिटिंग एमएलए हैं जिनकी सीट काट दी गई है वो उनको लगातार चुनौती दे रहे हैं। और उनका ये कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी उनको मौका देती है तो वो जो टीएस सिंह देव हैं उनके सामने जो चुनाव है वो लड़ेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अंदरूनी कलह से जो कांग्रेस पार्टी है वो जूझ रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि जो 22 सिटिंग एमएलए के जो टिकट काटे हैं वो उनके कार्य प्रणाली को देखते हुए, और जो उन्होंने पिछले 5 सालों में जो कार्य नहीं किया उसकी नाराजगी को देखते हुए उनके टिकट काटे हैं। लेकिन इतना जरूर है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी ये मान रही है कि कई सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर बागी चुनौती पेश करेंगे। और यहाँ तक कि जो अंबिकापुर से सीट है और खासतौर से टीएस सिंह देव हैं वो भी उनके सामने परेशानियों का सबब बन सकते हैं, जो बागी उनके सामने ताल ठोंक रहे हैं। जी, बस्तर की एक बार बात कर लेते हैं नीरज। दंडकारण्य का घना इलाका है, सघन जंगलों से आच्छादित है, जिसको कहते हैं कि जो प्राकृतिक संसाधन है वो भरपूर है, आदिवासी इलाका है, तो उनकी जो अपनी परंपराएं हैं, उनकी जो अपनी सभ्यता संस्कृति है वो कहीं ना कहीं हावी है। और ऐसे में जो इस पूरे मुद्दे में एलडब्ल्यूई इलाका है, प्रभावित है, तो जो पूरे मुद्दे हैं वो भी थोड़े डिफरेंट है। किस तरह के मुद्दों के साथ जो राजनीतिक दल हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो जा रहे हैं, कौन से मुद्दे हैं ऐसे आम लोगों के जो इस इलाके में प्रभावी हैं? देखिए, बस्तर की अगर हम निखिल बात करें तो बस्तर जो उद्योग है उसमें पिछड़ा हुआ है। आप छत्तीसगढ़ के दूसरे इलाकों को देखें तो वहाँ पर जो उद्योग धंधे हैं वो ज़्यादा बेहतर स्थिति में है। लेकिन आप अगर बस्तर इलाके की बात करें तो यहाँ पर उद्योग धंधे उतने नहीं हैं, क्योंकि आदिवासी बेल्ट है और आदिवासी समुदाय के ज़्यादातर जो लोग हैं या तो वनोपज है उस पर निर्भर करते हैं, या जो खेती है उस पर निर्भर करते हैं, या फिर जो बस्तर आर्ट है उससे कुछ लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन बड़ी संख्या में जो युवा हैं वो चाहते थे कि यहाँ पर उद्योग धंधे आएँ, यहाँ पर कल कारखाने लगें, ताकि रोजगार के लिए उन्हें दूसरे राज्यों में ना जाना पड़े। क्योंकि अगर आप देखें इस इलाके को
ये इलाका उड़ीसा से लगा हुआ है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश से लगा हुआ है और बड़ी संख्या में जो यहाँ के जो युवा हैं वो पलायन कर जाते हैं काम धंधों की तलाश में। तो वो चाहते हैं कि जो भी सरकार आए यहाँ पर उद्योग धंधों पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करे, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों से तो ये इलाका भरपूर है, लेकिन उद्योग धंधे यहाँ पर नाम मात्र के हैं। यही कारण है कि जो खासतौर से जो युवा वर्ग है वो खासा नाराज है, क्योंकि पिछले 5 सालों में उसके जो उम्मीद हैं उनको ठगा गया। और आप अगर आप देखें कि छत्तीसगढ़ में 60% की करीब जो आबादी, जिसमें युवा एक बड़ी भूमिका निभाते हैं, और खासतौर से बस्तर की अगर हम बात करें तो 60% की करीब आबादी युवाओं की है, और वो जिस तरफ जाएंगे पॉलिटिकल पार्टी वही गद्दी पर बैठेगी। इसी लिहाज से जो युवा हैं उनके मुद्दे काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और पिछले 5 सालों में जो यहाँ पर काम हुए और ख़ास तौर से यहाँ के उद्योग धंधों को लेकर, उससे वो पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि कोई भी सरकार आए यहाँ पर युवाओं के रोजगार पर ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस है वो करे, और उसी पॉलिटिकल पार्टी को वो सत्ता में देखना चाहेंगे। बिल्कुल, तो युवाओं के मुद्दे हावी हैं बस्तर इलाके में। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए नीरज सिंह। तो छत्तीसगढ़ में बागियों से जूझ रहे हैं राजनीतिक दल। कांग्रेस की स्थिति थोड़ी खराब है, जिस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट हमारे संवाददाता दे रहे थे, और साथ ही साथ ये भी उन्होंने बताया कि जो युवा हैं उनकी आकांक्षाएं राजनीतिक दलों से काफी हैं। और देश के पूर्व राष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत की आज 100वीं जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको नमन किया है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया कि आज बहुत खास दिन है, आदरणीय राजनेता भैरों सिंह शेखावत जी की 100वीं जयंती है। भारत उनके अनुकरणीय नेतृत्व और हमारे राष्ट्र की प्रगति के प्रयासों के लिए हमेशा उनका आभारी रहेगा। वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें पूरे राजनीतिक क्षेत्र के साथ अन्य सभी क्षेत्रों के लोगों द्वारा पसंद किया जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भैरों सिंह शेखावत के साथ अपनी कुछ तस्वीरें भी साझा की, और प्रधानमंत्री ने एक अन्य पोस्ट पे एक्स पर पोस्ट किया उन्होंने कि 2001 में मैं गुजरात का मुख्यमंत्री बना और 1 साल बाद भैरों सिंह जी भारत के उपराष्ट्रपति बने। एक संस्मरण पोस्ट किया है। मैं भाग्यशाली था कि मुझे उन वर्षों के दौरान उनका निरंतर समर्थन प्राप्त हुआ। उन्होंने 2005 के वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन की शोभा बढ़ाई थी, जिसके दौरान उन्होंने गुजरात में हमारे द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की थी। उन्होंने मेरी लिखी एक किताब आंख आ धन्य 6 का विमोचन भी किया था। और प्रधानमंत्री मोदी ने पुस्तक विमोचन के उस कार्यक्रम की तस्वीरें भी साझा की है। तो तस्वीर साझा की है, प्रधानमंत्री ने अपने संस्मरण साझा किए हैं, एक्स के जरिए उन्होंने ये पोस्ट किया है। और प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक और पोस्ट किया कि आज हम अपने राष्ट्र के लिए भैरों सिंह जी के दृष्टिकोण को साकार करने और ये सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं कि प्रत्येक भारतीय सम्मान का जीवन जीने के साथ साथ भारत के विकास को रोशन करने और समृद्ध करने के लिए कई अवसर प्राप्त करे। तो पूर्व उपराष्ट्रपति और बीजेपी के दिग्गज नेता रहे भैरों सिंह शेखावत के साथ प्रधानमंत्री ने अपने संस्मरण साझा किए। और केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में सहकारी निर्यात पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित किया। समारोह में अमित शाह ने NCEL के लोगो, वेबसाइट और ब्रोशर का भी लोकार्पण किया। इसके साथ ही NCEL सदस्यों को सदस्यता प्रमाण पत्र भी वितरित किया। एक दिवसीय इस संगोष्ठी में निर्यात बाजारों से जुड़ने के लिए सहकारी समितियों का मार्गदर्शन, भारतीय कृषि निर्यात क्षमता और सहकारी समितियों के लिए अवसर सहित अनेक विषयों पर मंथन किया गया। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी ने इसमें 1000 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारा प्रमुख लक्ष्य कृषि निर्यात बढ़ाना और किसानों को समृद्ध करना है। राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड की स्थापना ये ढेर सारे उद्देश्यों के साथ बहुत सोच विचार कर की गई। निर्यात बढ़ाने का भी हमारा लक्ष्य है और निर्यात में विशेषकर कृषि निर्यात बढ़ाने का हमारा लक्ष्य है।
दूसरा लक्ष्य किसानों की समृद्धि का है। और अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 2007 तक माफ कीजिएगा, गृह मंत्री ने कहा कि 2027 तक 2 करोड़ तक किसान अपनी भूमि को प्राकृतिक घोषित करने में सफल होंगे। हमारे देश में ढेर सारे किसान अब प्राकृतिक खेती की ओर बढ़े हैं। प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अपने स्तर पर बहुत इनिशिएटिव लिए हैं और मुझे आनंद है 12 लाख से ज्यादा किसान तो पंजीकृत हो गए, रजिस्टर्ड हो चुके और आने वाले दिनों में एक लक्ष्य है कि 2027 तक कम से कम 2 करोड़ से ज्यादा किसान अपनी भूमि को प्राकृतिक घोषित कर देंगे, ऑर्गेनिक घोषित करने में सफल होंगे। और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से प्रगति कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके निर्णायक नेतृत्व में आज जो विश्वास भारत के प्रति पूरे विश्व में देखने को मिलता है, मुझे लगता है यही मौका है। जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, यही समय है, सही समय है हम सब के लिए कि हम निर्यात को अपने काम में अपनाएं और निर्यात के साथ जुड़ने का काम करने के लिए और आगे आए। और माननीय गृह मंत्री जी ने जो एक कल्पना की है नेशनल एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव लिमिटेड की, NCEL की, ये कल्पना से मैं समझता हूं कि पूरा जो बड़ा क्षेत्र है सहकारिता का, जिसमें लगभग 8 लाख से ज्यादा पंजीकृत संस्थाएं हैं और लगभग 29 करोड़ सदस्य भारतवासी जुड़े हुए हैं, ये एक प्रकार से देश की उन्नति और खासतौर पे ग्रामीण क्षेत्र के बदलाव, ग्रामीण क्षेत्र की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक बहुत बड़ा पड़ाव ये NCEL का बनना और इसका निर्यात के क्षेत्र में जुड़ने से आगे देखने को मिलेगा। और दिल्ली के नेहरू पार्क में आज G20 वृक्षारोपण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ G20 के सदस्य और आमंत्रित देशों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। इसके साथ ही भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना भी मौजूद रहे। इस मौके पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि कई देशों ने G20 में अफ्रीकी संघ की स्थायी सदस्यता पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि G20 लोगों की अपेक्षा से कहीं बेहतर रहा है। The G20 was very much the subject of conversation. A lot of people were still a little surprised that the G20 could bridge what were strong positions and deep divides. Many other countries also took particular satisfaction at the permanent membership of the African Union in the G20. But overall, there was a sense in global diplomacy, really, that this G20 actually delivered very substantively on what were the most pressing issues of the day, and that quite honestly turned out far better than most people expected. और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 की सफलता के लिए असाधारण प्रयास किए। What I think will stand out of the G20 is the extraordinary effort which came down from the Prime Minister himself personally. I think the kind level of involvement by a head of state or government, as I said, I spent 40 years in the Foreign Service. I mean, it's truly exceptional. I think the team implemented that, but certain decisions stood out. और अब नजर डालते हैं कुछ अन्य राष्ट्रीय खबरों पर।
ऑपरेशन अजय के तहत छठी फ्लाइट इजराइल से भारतीयों को लेकर वापस स्वदेश लौटी। छठी फ्लाइट में कुल 143 यात्री शामिल थे। इस फ्लाइट से 2 नेपाली नागरिक भी भारत पहुंचे हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने यात्रियों का स्वागत किया। ऑपरेशन अजय के तहत छठी फ्लाइट इजराइल से भारतीयों को इवैक्यूएट करके भारत वापस आ चुकी है। इस वक्त हम नई दिल्ली में मौजूद हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और छठी फ्लाइट में जो लोग जो भारतीय इजराइल से वापस आए उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर खुद फग्गन सिंह कुलस्ते जो मंत्री है हमारे भारत सरकार में वो यहाँ पर आए। सर, आप खुद यहाँ पर आए हैं। छठी फ्लाइट है ये, अब तक 5 पहले फ्लाइट्स आ चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम सबका स्वागत करते हैं। हमारी ये छठी फ्लाइट है 143 जो वहां से लोग आ रहे हैं इजराइल से, और उन सबके स्वागत के लिए सरकार की ओर से और सरकार की पूरी ईमानदारी के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। और बाकी भी जो लोग आने वाले हैं उनका सब फॉर्मेलिटीज के बाद धीरे धीरे हम उनको भी यहाँ आने का प्रयास कर रहे हैं और अपने स्वदेश जितने लौट रहे हैं उन सबका हम स्वागत कर रहे हैं। एक तरफ इवैक्यूएशन हो रहा है, दूसरी तरफ आज ह्यूमैनिटेरियन मदद भी गाजा के लिए भेजी गई है इजिप्ट के रास्ते। तो हर तरफ से अगर डिप्लोमेसी की बात की जाए तो हर किसी का ध्यान रखते हुए भारत सरकार कदम उठा रही है। देखिए, बराबर प्रधानमंत्री जी इसकी चिंता कर रहे हैं और मुझे और हमारे देश के लिए और विशेष तौर से जो इजराइल से आ रहे हैं जितने भी लोग ऐसे बहुत हुए उन सबके लिए चिंता सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री जी स्वयं इसकी पूरी तेजी से इसकी देखरेख कर रहे हैं और वो पूरे जिम्मेदारी के साथ इस बात को पूरा कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर, चाहे यूक्रेन वॉर हो या फिर अभी जो जिस तरह से तनाव है हमास और इजराइल के बीच लड़ाई चल रही है, हर कोई भारत की तरफ कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबल नेशन की तरह देख रहा है। क्या लगता है कि कितनी अहम भूमिका रहने वाली है? देखिए, भारत की इन सारी परिस्थितियों को आपने पिछले समय भी देखा है। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में भारत की बहुत भूमिका है इसको लेकर के, और जहां जहां पर इस प्रकार की भी स्थिति है और जितना सहयोगात्मक भारत की ओर से हम मदद कर सकते हैं, मुझे लगता है कि ये पहली बार इस प्रकार के अनुभव आ रहे हैं देश के अंदर कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ में हमारे जो आपस के परस्पर संबंध है उसको भी और थोड़ा मजबूत करने का प्रयास हम सब कर रहे हैं भारत की ओर से। धन्यवाद। न सिर्फ भारतीय बल्कि जो हमारे मित्र देश है उनके कई सारे नागरिकों को भी ऑपरेशन अजय के तहत इवैक्यूएट किया गया है, इजराइल से भारत लाया गया है और उसके बाद वो अपने अपने देश वापस जा रहे हैं। तो ये छठी फ्लाइट थी। आगे जिस तरह से देखा जा रहा है जितनी भी भारतीयों को इजराइल से आने में मदद की जरूरत होगी उनको वापस लाया जाएगा। कैमरामैन नवीन के साथ मैं अक्षय डोंगरे, डीडी न्यूज। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आंध्र प्रदेश के गुंटूर स्थित विज्ञान विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले 11वें स्नातक समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लेंगी। समारोह में 1800 से अधिक छात्रों को डिग्री प्रदान की जाएगी। इसके अलावा अपने अपने क्षेत्र में अनुकरणीय प्रदर्शन करने वाले 24 असाधारण छात्रों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भोपाल में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के आवास के बाहर प्रदर्शन किया और नर्मदापुरम, सिवनी, मालवा और रामपुर वाघेलान सीटों पर घोषित उम्मीदवारों के बदलने की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पार्टी ने वर्षों से पार्टी के लिए मेहनत करने वाले जमीनी नेताओं को टिकट न देकर अयोग्य प्रत्याशियों को टिकट दिया है। इसके विरोध में आज भोपाल में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के आवास के बाहर प्रदर्शन किया और कांग्रेस कार्यकर्ता कमलनाथ हाय हाय के नारे लगा रहे थे। कार्यकर्ताओं ने नारे लिखे हुए बैनर और पोस्टर भी पकड़ रखे थे जिन पर लिखा हुआ था कि फूल छाप प्रत्याशी वापस लो। और सर्दी शुरू होने के साथ ही राजधानी दिल्ली की हवा भी जहरीली होने लगी है। आज दिल्ली के आनंद विहार में प्रदूषण के कारण आसमान में धुएं के बादल छाए रहे जिनके कारण विजिबिलिटी काफी कम हो गई। विजिबिलिटी कम होने से यातायात प्रभावित हुआ और सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई। सुबह आनंद विहार में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 309 दर्ज किया गया जो कि सांस लेने के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है। वायु गुणवत्ता खराब होने से लोग सुबह की सैर से परहेज करते हुए नजर आए।
और आज शारदीय नवरात्र में महानवमी पूरे देश में पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को महानवमी की शुभकामनाएं दी हैं। एक्स पर अपने संदेश में पीएम मोदी ने लिखा कि नवरात्रि की महानवमी सिद्धि और मोक्षदायिनी मां सिद्धिदात्री की उपासना का दिन है। देवी मां से प्रार्थना है कि वे देश के मेरे हर परिवारजन को संकल्प की सिद्धि का आशीर्वाद दें। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महानवमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कन्याओं के पांव भी धोए। और राजधानी दिल्ली में भी महानवमी बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। छतरपुर और कालकाजी मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। और आज के दिन मां दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की उपासना की जाती है। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में भी भक्त मां की आराधना के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर में तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने। आज नवरात्र का 9वां दिन है और देवी के नवदुर्गा के जो रूप हैं उसमें सिद्धिदात्री माता की आज आराधना की जाती है। धन धान्य ऐश्वर्य आरोग्य संपदा और नाना प्रकार की जो सिद्धियां हैं 8 सिद्धियां उनको देने वाली माता हैं। इनकी आराधना आज की जाती है। आज नवम स्वरूप मां झंडेवाली का सिद्धिदात्री के रूप में आज किया गया है। जो भी भक्तजन आज के दिन जिस किसी भी मंत्र का या जैसे कि नवाण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चे, इस मंत्र का अगर 108 बार वो जाप करें तो उसकी मनोकामना मां अवश्य ही पूर्ण करती है। हम झंडेवाला मंदिर में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां सुबह 4 बजे से जितने भी दर्शनाभिलाषी हैं वो माता झंडेवाली के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और तकरीबन 4 बजे से ये सिलसिला जारी है जो रात 12 बजे तक रहेगा। और आज क्योंकि अंतिम दिन है नवरात्र का, तो आज जो जौ है उसका भी विसर्जन होता है, यानी कि जो खेतरी है उसका भी विसर्जन आज किया जाता है और पूजा का जो समापन है वो भी आज किया जाता है। जो 9 दुर्गा हैं उनका रूप मानकर की जो कंजक है यानी कि कन्या है उनका पूजन भी आज किया जाता है। और इसके साथ साथ जो मैं अगर सेवाओं की बात करूं तो यहाँ पर तकरीबन 3000 से भी ज़्यादा सेवादार हैं और जो 6 शिफ्ट में यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये व्यवस्था बनाने के भी पूरा प्रयास यहाँ पर जो है वो मंदिर ट्रस्ट द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। भंडारे का भी यहाँ पर आयोजन है, भोग का यहाँ पर आयोजन है। कई श्रद्धालुओं से हमारी यहाँ पर बातचीत हुई जिनका मानना था कि माता रानी से जो भी मुरादें पूरी मांगी जाए वो पूरी होती हैं और उन्होंने भी यहाँ पर अपनी कई मान्यताएं हैं जो उसके अनुसार से माता की आराधना की है। जो भी मैंने माँ से मांगा है मुझे हमेशा मिला है और मैं हमेशा जब तक जिंदगी हूँ मैं सोचती हूँ इसी मंदिर में आऊँ और हमेशा माता रानी की पूजा करती रहूँ। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे जब भी आते हैं, वो तो लोगों की श्रद्धा है यहाँ पे। और यहाँ आके बड़ी शांति मिलती है, मन को मतलब जो चाहते हैं वो सब मिल जाता है। आज हमने दर्शन किया है माता की और अच्छा लगा। हाँ अच्छा भी लगा, बहुत अच्छा लगा था। जो इंसान आता है उसका सारे काम हल हो जाते हैं। इसके अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं जो कि हम बता नहीं सकते। सारी उम्र यही सेवा करते हो गए हैं। इस प्रकार से जो नवदुर्गा का जो आज अंतिम रूप यानी कि सिद्धिदात्री देवी माता का जो रूप है उसकी आराधना की जा रही है पूरे देश में और झंडेवाला देवी में भी मंदिर में भी इस प्रकार का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। कैमरामैन आशीष शर्मा के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो माता के नवे स्वरूप सिद्धिदात्री मां का आज उनकी उपासना की जा रही है, अर्चना की जा रही है और शारदीय नवरात्रि के महानवमी के इस मौके पर जम्मू कश्मीर के कटरा स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की खासी भीड़ देखने को मिली। जोर से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, पीछे बोलो जय माता दी, मिलके
बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, जय माता दी। तो आप देख रहे हैं किस तरह से जो भक्तों का उल्लास है वो उमड़ रहा है कटरा में वैष्णो देवी में। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये कटरा में वैष्णो देवी की लाइन है और कटरा वैष्णो देवी से हमारे साथ देवेंद्र ठाकुर मौजूद है और हरिकेश बहादुर सिंह गौतम हमारे साथ वाराणसी से मौजूद है, दो प्रमुख स्थानों से। देवेंद्र, अगर पहले आपके पास आए तो आज का दिन सिद्धिदात्री देवी की पूजा और वो भी वैष्णो देवी धाम पर, क्या कुछ रंगत आप हमको बताएंगे? क्या कुछ किस तरह से वहां पर जो एक भक्तों का तांता लगा हुआ है वो किस तरह से आप हमको बताएंगे? क्या जानकारी देंगे आज वैष्णो देवी से? जी, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि आज अंतिम नवरात्र है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की लंबी कतारें हैं यहाँ पे। पिछले अगर नवरात्रों से शुरुआत से अब तक की बात करें तो लगभग 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जो है माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। आज अंतिम नवरात्र है। अभी भवन परिसर में सतचंडी महायज्ञ की जो है पूर्ण आहुति चल रही है जिसमें देश और राज्य की शांति की कामना की गई है। वहीं अगर बात करें सुबह से आज लोगों का तांता जो है तस्वीरों में देख सकते हैं आप, सुबह से लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और ये पूरे 12 किलोमीटर तक का जो ट्रैक है पूरे रास्ते में इसी तरह की भीड़ है। और श्रद्धालुओं की अगर हम बात करें आस्था की, उनके जज्बे की, तो कोई कमी देखने को नहीं मिल रही। जी, निश्चित तौर पर तो तैयारियां भी जो मंदिर प्रशासन की तरफ से है वो भी एक बेहतर तरीके से की गई होंगी। आज का दिन विशेष है, क्या कहेंगे देवेंद्र? पूरे भवन परिसर को अगर तैयारियों की बात करें तो देशी विदेशी फूलों से सजाया गया है और काफी मनमोहक दृश्य है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत तरीके से जो है पूरे रास्ते को, जो जितने भी पड़ाव आएंगे रास्ते में, उन सबको सजाया गया है। और लोगों का अनुभव कैसा है इसीलिए हमने लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपका नाम जानना चाहेंगे? मानवीय, यहाँ पे किस तरह की तैयारी और आपने देखा जो सजावट है यहाँ पे, उसके बारे में क्या कहेंगे? देवेंद्र, अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करिए कि वो जिनका आप इंटरव्यू ले रहे हैं उनकी भी तस्वीर शामिल करें। मेरे को देखिए जी जो है यहाँ पे पिलग्रिम श्रद्धालु है यहाँ पे जिन्होंने अभी यहाँ पे पहुंचे हैं और ये यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। देखिए जो तस्वीरें यहाँ पे हैं, जिस तरह की सजावट है, उसके बारे में क्या कहेंगे? आपकी ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है देवेंद्र। जो श्रद्धालु बात कर रही हैं वो उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन उनका जो आस्था है उसको हम समझ सकते हैं। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। हम वाराणसी का रुख करेंगे जहां पर हरिकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरिकेश, जो काशी की महिमा है वो निराली है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणे, तो भवानी और शंकर का जो मिलन है और जो भवानी और शंकर की जो पूजा है वो भी एक अनोखे तरीके से होती है। तो जो मां सिद्धिदात्री की पूजा की बात की जाए, नवरात्रि की बात की जाए, तो वो काशी में विशेष है। क्या जानकारी देंगे आप काशी से आज? देखिए निखिल, यहाँ पर जो सबसे खास बात है वो यह है कि 9 देवियों का मंदिर है अलग अलग स्थानों पर। तो आज जो मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है, अर्चना होती है नवरात्रि के 9वें दिन, आखिरी दिन, तो उनकी जो मूर्ति है, मंदिर है, वो चौक एक स्थान है यहाँ पर, वहाँ पर है। इसके अलावा जो 8 और मंदिर हैं, प्रत्येक दिन जिनका दिन माता का पड़ा, उन दिन यहाँ के श्रद्धालु जाते हैं। लेकिन एक खास बात यह है कि माँ दुर्गा कुष्मांडा जो कही जाती है, चौथा दिन जिनका पड़ता है, उनके यहाँ 8वें अष्टमी को भी काफी भीड़ रही। जबकि जैसा कि आपने कहा गौरी शंकर, तो भगवान बाबा विश्वनाथ के ठीक बगल में मां अन्नपूर्णा का मंदिर है और महागौरी के रूप में मां अन्नपूर्णा की पूजा अर्चना कल अष्टमी को की गई। तो मां सिद्धिदात्री का जो आज का दिन है, चूंकि पूरे नवरात्रि का समापन आज होता है, लोग कन्या पूजन करते हैं, कन्याओं को खाना खिलाते हैं, तो आज समापन होता है। और मां सिद्धिदात्री जो आपके कामनाएं हैं, जो आपके संकल्प हैं, जिनके आह्वान आप करते हैं, जिनके कारण आप पूजन अर्चन करते हैं, उनका आस्था रखते हैं, अपने तरीके से अपने भाव को व्यक्त करते हैं, उनसे मांगते हैं, उनको सिद्ध करने का वरदान देती हैं। तो आज उनका दिन है और आज ही समापन भी होना है। मैं जहाँ खड़ा हूँ एक मंदिर है और इसमें ही जैसे कि जगह जगह हर शहर में
दुर्गा माँ की पूजा को स्थापित किया जाता है मूर्तियों को, तो उसी तरह इस मंदिर में जो समिति है यहाँ की, उसने भी एक मूर्ति स्थापित की है। और सुबह तो लोग मंदिरों में जा रहे हैं, या आप कह सकते हैं पूरे दिन भर जा रहे हैं श्रद्धालु, लेकिन शाम के समय जैसे कल और आज लोग, कल शाम को भी और आज रात भर लगभग लोग हर पंडाल में जाएंगे, माँ दुर्गा की जो मूर्तियां बनी हैं, जो पंडाल बने हैं, उनका अवलोकन करेंगे, उन्हें देखेंगे, माँ से आशीर्वाद लेंगे। तो काशी में पूरा माहौल ही त्योहार का हो गया है। हर जगह है, लेकिन काशी में चूंकि धार्मिक नगरी है, यहाँ पे तो काशी मंदिर है, जगह जगह मंदिरों में लोग जाके अपने आस्था के अनुसार हो जाती है। और जो तस्वीरें आपने कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं साझा की है, उससे इस बात को खास तौर पर समझा जा सकता है हरिकेश, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपने जो काशी से तस्वीरें हमारे साथ साझा की और जो कुछ जानकारी देवेंद्र ठाकुर ने कटरा से, वैष्णो देवी से दी, आप दोनों लोगों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें साझा करने के लिए। और मिड डे प्राइम में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। Think IIT. Think Vidya Mandir. Think IIT. Think Vidya Mandir. Think IIT. Think Vidya Mandir. तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के, जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के, सारथी, सारथी, सारथी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और अब नजर डालते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरों पर। तो सप्ताह के पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत सपाट हुई। सेंसेक्स में हल्की गिरावट देखने को मिली, जिसकी शुरुआत 65,400 के स्तर से नीचे हुई। वहीं निफ्टी में भी मामूली कमजोरी देखने को मिली। निफ्टी की शुरुआत 18 अंक की गिरावट के साथ 19,524 के स्तर पर हुई। और वित्त मंत्रालय ने घाटे में चल रही 3 बीमा कंपनियों में चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में पूंजी डालने पर वो विचार करेगा। इन कंपनियों में पूंजी उनके चालू वित्त वर्ष के पहले 9 माह के प्रदर्शन के आधार पर डाली जाएगी। वित्त मंत्रालय ने पिछले साल 3 कंपनियों, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 5,000 करोड़ रुपए की पूंजी प्रदान की थी। इनमें कोलकाता स्थित नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को सबसे अधिक 3,700 करोड़ रुपए दिए गए थे। इसके अलावा दिल्ली के ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में 1,200 करोड़ रुपए और चेन्नई स्थित यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 100 करोड़ रुपए की पूंजी प्रदान की गई थी। और बाजार में लगातार सकारात्मक मजबूती का असर रोजगार पर भी साफ तौर पर दिख रहा है। आने वाले महीनों में रोजगार बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल सितंबर में बेरोजगारी दर अगस्त की 8.1% से घटकर 7.1% हो गई। ग्रामीण और शहरी दोनों ही जगहों पर बेरोजगारी दरों में कमी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक संगठित क्षेत्र में वर्ष 2020 के सितंबर माह के बाद रोजगार की सबसे अच्छी स्थिति देखी जा रही है।
आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जून में मनरेगा के तहत 3 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों ने काम की मांग की थी और इस साल सितंबर में यह संख्या घटकर 1 करोड़ 75 लाख के पास आ गई है। और अब बात करेंगे खेल जगत की खबरों की। और खेल जगत की खबरें लेकर जुड़ चुकी है हमारे साथ सुचित्रा। ओवर टू यू सुचित्रा। शुक्रिया निखिल। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पैरा एशियन गेम्स की। चीन में चल रहे एशियन पैरा गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने जोरदार शुरुआत की है। भारत ने पुरुषों के हाई जंप T63 में पहले 2 स्थान हासिल किए। इस इवेंट में स्वर्ण और रजत पदक भारत के नाम रहे। शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई, वहीं मरियप्पन थंगावेलु ने रजत पदक जीता। शैलेश ने जहां 1.82 मीटर की छलांग के साथ गेम्स रिकॉर्ड बनाया, वहीं थंगावेलु ने इस सत्र का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पुरुषों के क्लब थ्रो F51 में भारत के पैरा एथलीटों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण, रजत और कांस्य तीनों पदक जीतने में सफलता पाई। भारत के प्रणव सूरमा ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई, वहीं धर्मवीर ने रजत पदक हासिल किया, जबकि अमित कुमार ने कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। महिलाओं की पैरा कैनोइंग में भारत की प्राची यादव ने रजत पदक जीतने में सफलता पाई। प्राची ने महिलाओं की VL2 स्पर्धा में ये पदक अपने नाम किया। निशानेबाजी में रुद्रांश खंडेलवाल ने भारत को पहला पदक दिलाया। रुद्रांश खंडेलवाल ने मिश्रित 50 मीटर पिस्टल SH1 इवेंट में देश के लिए रजत पदक जीतने में सफलता पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार के एशियन पैरा गेम्स में देश के लिए पहला पदक जीतने वाली प्राची यादव को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर किए अपने पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा, प्राची यादव ने एशियन पैरा गेम्स में पहला पदक हासिल कर भारतीय खेल के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। पैरा कैनोइंग महिला VL2 फाइनल में उल्लेखनीय रजत पदक जीतने पर प्राची को बधाई। उनके अविश्वसनीय प्रदर्शन ने पूरे देश को गौरवान्वित किया। और अब खबर क्रिकेट विश्व कप से जुड़ी हुई। आईसीसी विश्व कप में आज पाकिस्तान का सामना अफगानिस्तान से चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में हो रहा है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। दोनों टीमों को सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखने के लिए ये मुकाबला हर हाल में जीतना होगा। टूर्नामेंट में अब तक पाकिस्तान ने 4 में से 2 मुकाबले जीतने में सफलता पाई है और वो अंक तालिका में 5वें स्थान पर मौजूद है। वहीं अफगानिस्तान सिर्फ 1 जीत के साथ टेबल में 10वें यानी आखिरी स्थान पर है। दोनों टीमों के बीच 7 वनडे खेले गए हैं, जिसमें पाकिस्तान ने सभी में जीत दर्ज की है। ऐसे में अफगानिस्तान के लिए इस रिकॉर्ड को तोड़ना आसान नहीं होगा। हालांकि अफगानिस्तान की टीम टूर्नामेंट में गत विजेता इंग्लैंड को हराकर बड़ा उलटफेर कर चुकी है, जिसके चलते पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान को हल्के में लेना मुसीबत हो सकता है। और वनडे विश्व कप में भारत ने लगातार 5वीं जीत हासिल की। धर्मशाला में कल खेले गए मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया 10 अंक के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है। विराट कोहली ने 95 रन की शानदार पारी खेली, वहीं मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लेने में सफलता पाई। आईसीसी विश्व कप में जीत के रथ पर सवार भारत और न्यूजीलैंड की टीम रविवार को जब धर्मशाला के खूबसूरत मैदान पर उतरी तो दोनों की नजर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल करने पर थी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। सिराज ने कप्तान के फैसले को सही साबित करते हुए तीसरे ओवर में ड्वेन कॉनवे को श्रेयस अय्यर के हाथों कैच कराया।
इसके बाद प्रतियोगिता में अपना पहला मैच खेल रहे मोहम्मद शमी ने विल यंग को बोल्ड करके टीम को दूसरी सफलता दिलवाई। इसके बाद आए रचिन रविंद्र और डेरिल मिचेल ने न्यूजीलैंड की पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने रन बनाने का सिलसिला बरकरार रखते हुए तीसरे विकेट के लिए 159 रन की साझेदारी की। रचिन रविंद्र 87 गेंद में 75 रन बनाकर आउट हुए। रचिन को मोहम्मद शमी ने शुभमन गिल के हाथों कैच कराया। कुलदीप ने इसके बाद टॉम लाथम को 5 और ग्लेन फिलिप्स को 23 रन पर आउट करके भारत को 2 और सफलता दिलवाई। एक छोर पर विकेट गिर रहे थे तो वहीं मिचेल ने दूसरे छोर पर रन बनाने का सिलसिला जारी रखते हुए अपना शतक पूरा किया। मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लेकर न्यूजीलैंड की पारी को 273 रन पर समेट दिया। न्यूजीलैंड की तरफ से डेरिल मिचेल ने सर्वाधिक 130 रन की पारी खेली। न्यूजीलैंड से मिले 274 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया को रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने अच्छी शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 11 ओवर में 71 रन जोड़े। हालांकि फर्ग्यूसन ने इस साझेदारी को तोड़ने में सफलता पाई। रोहित शर्मा 46 रन बनाकर और शुभमन गिल 26 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद कोहली ने पहले श्रेयस अय्यर और फिर केएल राहुल के साथ पारी को संभालने की कोशिश की। श्रेयस अय्यर ने तेजी से 29 गेंद में 33 रन की पारी खेली। वहीं केएल राहुल 27 रन बनाकर मिचेल सेंटनर का शिकार बने। सूर्य कुमार यादव 2 रन बनाकर रन आउट हुए। इसके बाद कोहली और जडेजा ने रन बनाने का सिलसिला बरकरार रखते हुए भारत को जीत के करीब ला दिया। विराट कोहली ने शानदार पारी खेली। वो 5 रनों से शतक से चूक गए और 95 रन बनाकर आउट हुए। जडेजा ने चौका लगाकर टीम को 4 विकेट से जीत दिलवाई। वो 39 रन बनाकर नाबाद रहे। इस जीत के साथ भारत ने प्रतियोगिता में अपने अजेय सिलसिले को बरकरार रखते हुए 5 मैचों में 10 अंक के साथ शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। महाअष्टमी के दिन मिली ये जीत यादगार रही 2 कारणों के लिए। पहली बार 2019 विश्व कप का धोनी के कप्तानी में मिली हार का बदला आज भारत ने लिया और लगभग 2 दशक बाद भारत ने न्यूजीलैंड को आईसीसी प्रतियोगिता में हराया। कैमरामैन सेंथिल कुमार के साथ अनिल थॉमस, डीडी न्यूज, धर्मशाला। भारतीय टीम ने आईसीसी विश्व कप में अपने जीत के सिलसिले को बरकरार रखते हुए न्यूजीलैंड को हराकर 5 मैच में 5वीं जीत हासिल की। धर्मशाला में हुए इस मुकाबले को देखने के लिए हजारों की संख्या में क्रिकेट प्रेमी स्टेडियम पहुंचे। टीम इंडिया की इस जीत से फैंस काफी खुश नजर आए। स्टेडियम के बाहर हमारे संवाददाता अनिल थॉमस से बातचीत में फैंस ने उम्मीद जताई कि टीम इंडिया अपने जीत के सिलसिले को बरकरार रखते हुए विश्व कप भी जीतने में सफल रहेगी। आज की जीत में अच्छा लगा मैच। हम लोग नेपाल से आए हुए मैच देखने के लिए न्यूजीलैंड इंडिया का धर्मशाला में, और अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया हम लोग। बस थोड़ा सा मिसिंग हो गया, विराट कोहली की सेंचुरी नहीं पूग पाई, थोड़ा सा इसके लिए दुख हो गया। टूर्नामेंट की जीत हमेशा यादगार रहती है, तो मेरे हिसाब से ये काफी हिस्टोरिक जीत थी। मोहम्मद शामी अपना पहला ही मैच खेल रहे थे, 5 विकेटें ली और जो न्यूजीलैंड टीम को 273 पे रिस्ट्रिक्ट किया, जो कि लग रहा था एक टाइम पे 300 पार कर देंगे, उससे टीम का मनोबल और बढ़ा। टॉस जीत के पहले फील्डिंग की उन्होंने, बिकॉज बाद में ड्यू फैक्टर होता है, उसका बेनिफिट इंडिया को मिला। फिर बॉलिंग में शमी ने 4 विकेट लिए, जो कि बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी। शमी ने 5 विकेट लिए, राइट, 5 विकेट्स लिए। फिर जब बैटिंग आई इंडिया की, फैंटास्टिक बैटिंग बाय रोहित स्टार्ट, फैंटास्टिक स्टार्ट रोहित, देन फिर विराट ने जो कंटिन्यू किया, इट्स रियली गुड। Yeah, I think it was a big win because, of course, New Zealand and India were both unbeaten. So it's a big win for us, and I think this seals the tournament in our favor. Should be another trophy for us. I think the most important thing is that we have qualified for the semi-finals, and I was expecting Virat to hit the century, but the win for the team is better. Yes. तो विश्व कप में भारतीय टीम की जीत का सिलसिला जारी है और आज मुकाबला है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। तो खेल की खबरों में इतना ही, वापस चलते हैं निखिल के पास। बहुत धन्यवाद सुचित्रा, इन तमाम खबरों को हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। और इजराइल हमास संघर्ष की लपटें 17वें दिन भी उतनी ही तीव्रता से उठती हुई देखी जा सकती हैं। बीती रात गाजा में हमास के ठिकानों पर इजराइल के ताबड़तोड़ हवाई हमले देखे गए। हमास के आतंकी हमले के बाद शुरू हुए इस संघर्ष में अब तक हजारों जानें जा चुकी हैं,
इजराइल में मृतकों की संख्या 1400 से अधिक बताई जा रही है, जबकि गाजा में अब तक 4600 से अधिक लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। दक्षिणी गाजा पट्टी के खान यूनुस में कल इजरायली हवाई हमला हुआ। 9 विस्थापित फिलिस्तीनियों के लिए लगाए गए एक शिविर पर यह हमला हुआ। हताहत हुए लोगों में बड़ी संख्या में बच्चे और महिलाएं हैं। इजराइल ने गाजा के उत्तरी भाग के 10 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों को अपनी सुरक्षा के लिए दक्षिण की ओर जाने का आग्रह किया है। इजराइल द्वारा किया जा रहा यह हमला हमास द्वारा 7 अक्टूबर को इजराइल पर किए गए घातक हमले की जवाबी कार्रवाई है। इजराइल ने संभावित भूमि घुसपैठ से पहले गाजा से सटी सीमा पर बड़ी संख्या में हथियारों और सैनिकों को तैनात किया है। और हमास के नियंत्रण वाले गाजा क्षेत्र में छापेमारी अभियान के दौरान एंटी टैंक मिसाइल की चपेट में आने से एक इजरायली सैनिक की मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। इजरायली सेना के प्रवक्ता डेविड हगरी ने एक बयान में कहा है कि हमास द्वारा बंदी बनाए गए और लापता लोगों की खोजबीन के दौरान इजरायली सैनिकों को हमास ने निशाना बनाया। और इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष के दौरान इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पश्चिमी देशों के कई नेताओं से टेलीफोन पर बात की। फ्रांस, स्पेन और नीदरलैंड के नेताओं के साथ हुई बातचीत में उन्होंने हमास से जारी संघर्ष के बारे में जानकारी दी। नेतन्याहू ने हमास की सैन्य और शासन क्षमताओं को खत्म करने के लिए लोगों की एकता और दृढ़ संकल्प के बारे में बताया और कहा कि हमास पर इजराइल की जीत पूरी दुनिया के लिए एक जीत होगी। उन्होंने हमास के क्रूर आतंकवाद के खिलाफ इजराइल का समर्थन करने के लिए नेताओं को धन्यवाद दिया। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों के आज इजराइल पहुंचने का कार्यक्रम है। इसके साथ ही नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रुट के मंगलवार को इजराइल पहुंचने की खबर है। और इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष के दौरान गाजा तक राहत सामग्री का दूसरा काफिला गाजा पहुंच गया है। इस पहले शनिवार को पहली बार सहायता सामग्री लेकर ट्रक गाजा में दाखिल हुए थे, जिसमें ताबूतों और दवाइयों के साथ कई सामग्री थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि वो गाजा के अस्पतालों को चिकित्सा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मिस्र और फिलिस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी के साथ काम कर रहा है। तो मिड डे प्राइम के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह नवदिल्ल्यां सहकारी निर्यात विषये राष्ट्रिय संगोष्ठीं सम्बोधितवान्। अमित शाह NCEL इत्यस्य प्रतीकचिह्नस्य अन्तर्जालफलकस्य विवरणपत्रकस्य च लोकार्पणं कृतवान्। सममेव NCEL इत्यस्य सदस्येभ्यः सदस्यता प्रमाणपत्राणि अपि असौ प्रदत्तवान्। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह अद्य प्रभृति असमारुणाचल प्रदेशयोः दिवसद्वयीय यात्रां विदधाति। यात्रायाः प्रथमचरणे रक्षामंत्री असमस्य तेजपुरनगरं प्राप्स्यति। सः तत्र सैनिकान् सम्मिल्य अग्रिमक्षेत्राणामपि यात्रां कुर्यात्। रक्षामंत्री तवांग क्षेत्रे श्वः सैनिकान् समेत्य विजयादशमी पर्व अपि आचरिष्यति। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः कैनेडा देशे भारतीय राजनयिकानां सुरक्षाम् आलक्ष्य चिन्तां प्रकटितवान्। विदेशमन्त्री उक्तवान् यत् सुरक्षां निध्याय तत्र कैनेडा देशे भारतपक्षतः वीजा इत्याख्या सेवा स्थगिता अस्ति इति। ऑपरेशन अजेय इत्यस्य अभियानस्य अन्तर्गतं षष्ठं विमानम् इस्रायलदेशात् भारतीयनागरिकैः सह भारतं प्रत्यागतम्। षष्ठे एतस्मिन् विमाने आहत्य 43 यात्रिकाः आसन्। एतस्मात् विमानात् नेपालदेशस्य 2 नागरिकौ अपि भारतं प्राप्तवन्तौ। केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्यमन्त्री फग्गन सिंह कुलस्ते इत्यसौ इस्रायलदेशतः आगतान् सर्वान् नागरिकान् अभिनन्दितवान्। इस्राइल हमास इत्येतयोः संघर्षः अनवरतं वर्धमानः एव। तत्रैव इस्रायलदेशस्य प्रधानमन्त्री बेंजामिन नेतन्याहू इत्यसौ पश्चिमदेशानां नेतृभिः सह दूरभाषया संवादं साधितवान्। तेन फ्रांस, स्पेन, नीदरलैंड देशानां नेतृभिः सह संवादे हमास इत्येतद् विरुद्धं जायमानसंघर्षविषयः विशेषतया सूचितः।
जम्मू कश्मीरस्य रामबन जनपदे मेरी माटी मेरा देश इत्यस्य अभियानस्य अन्तर्गतं मिट्टी को नमस्कार वीर को नमस्कार अर्थात् मृत्तिकायै नमस्कारः वीरेभ्यः च नमस्कारः इत्याख्यः कार्यक्रमविशेषः सम्पन्नः अभवत्। अत्र जनपदस्य सर्वेषु 11 प्रखण्डेषु 3 नगरपालिकासु च अमृतकलशयात्रां सम्पाद्य ततः आनीतं मृत्तिका तण्डुलादिकं जनपदस्य मुख्यालये एव स्थापितं जातम्।